नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। ये शब्द थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के, जब उनका टैंक हिट हो चुका था और उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें पीछे हटने का इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन इससे इनकार करते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने लड़ना जारी रखा और अपने सेंचुरियन टैंक से पाकिस्तान के 10 पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय सेना बसंतर की लड़ाई जीत पाई और वेस्टर्न सेक्टर में 1971 की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बढ़त बना सकी। आज इस वीडियो में हम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उनका जीवन चला और इस छोटे से जीवन में उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कैसे अचीव किया, किन परिस्थितियों में वो लड़ाई हुई थी, क्या चैलेंजेस थे जो उस समय वो फेस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआती दिनों की। उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके फादर खुद इंजीनियर कोर के एक ऑफिसर थे और शायद इसी इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें भी भारतीय सेना ज्वाइन करने का ख्याल आया होगा और राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के भी वो स्टूडेंट रहे थे, जिसकी वजह से जब उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया तो वो पहली बार में उसमें सिलेक्ट हो गए और फिर उसके बाद आने वाले 3 साल उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर बिताए। ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो, इस फोटोग्राफ में जो सबसे लंबा लड़का है ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ही हैं, जो उस समय कैडेट, जेंटलमैन कैडेट अरुण खेत्रपाल हुआ करते थे। एनडीए में फॉक्सट्रोट इनकी कंपनी का नाम था और वहां पर भी ये अपनी कंपनी के कैप्टन थे। तो वो लीडरशिप क्वालिटी, वो डायनामिज्म इनके अंदर शुरू से ही मौजूद था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की अपनी, माफ कीजिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी की अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद वो जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद में वो ज्वाइन करते हैं द प्रेस्टिजियस आर्मर्ड रेजिमेंट, जिसका नाम है 17th पूना हॉर्स। जी हाँ, 17th पूना हॉर्स, जिसे फख्र हिंद का टाइटल दिया था पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई में। ये वही 17 पूना हॉर्स है जिसको कमांड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापोर ने 1965 की लड़ाई में। ये यूनिट पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और पाकिस्तान के अंदर घुस के चाविंडा और फिलौरा तक के इलाकों को जीत लिया था। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस आर्मर्ड रेजिमेंट ये हुआ करती थी और अभी भी हुआ करती है भारतीय सेना की। उसी प्रेस्टिजियस आर्मर्ड रेजिमेंट के अंदर कमीशन हासिल होता है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को। लेकिन दोस्तों, एक बात होती है कि जब भी कोई अधिकारी सेना में कमीशन हासिल करता है, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होके हो या किसी और इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से पास आउट होके हासिल करे, उसे एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करना होता है। और ये यंग ऑफिसर्स कोर्स करे बिना एक अफसर अपनी प्लेटून को लीड नहीं कर सकता बैटलफील्ड के अंदर। इसीलिए एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद भी ये ज़रूरी होता है किसी भी नए कमीशन्ड ऑफिसर के लिए कि अपना वायोस यानी कि यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करे, क्योंकि ये आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन हुए थे और इसलिए आर्मर्ड रेजिमेंट का जो यंग ऑफिसर्स कोर्स हुआ करता था वो यंग ऑफिसर्स कोर्स अहमदनगर से हुआ करता था, जो कि इनका भी पूरा नहीं हुआ था। और तभी शुरुआत हो गई 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई क्योंकि इन्होंने अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा किया नहीं था और क्योंकि इन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं किया था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कौन से कॉलेज से होता था। ये उस कॉलेज का फोटोग्राफ है, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल। ये वो स्कूल था जहां पे बाय द बुक अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जाना था। लगभग 6 महीने लंबा चलने वाला अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करना था और उसके बाद ही वो इस लायक बन पाते, इस लायक ट्रेंड हो पाते कि वो किसी प्लेटून को लीड कर सकते थे अब बैटलफील्ड के अंदर। लेकिन क्योंकि उनका यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं हुआ था और 1971 की लड़ाई छिड़ गई थी, इसीलिए उनकी यूनिट को हुक्म भी मिला कि उनको 1971 की लड़ाई में वेस्टर्न फ्रंट पे आगे बढ़ना है, कुछ टास्क मिला है उनको। तो उनकी पूरी यूनिट ने मूवमेंट शुरू कर दिया। अब उस पूरी यूनिट ने जब मूवमेंट शुरू किया तो उस मूवमेंट के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को साथ में नहीं लिया गया, उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं किया था। और यहीं पे इसी पॉइंट पे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे सामने आती है कि हुआ क्या था।
स्क्रीन पे जो दो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, उसमें जो पहला फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ है 17 पूना हॉर्स के उस वक्त उस रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर जो आगे चल के लेफ्टिनेंट जनरल बने और उस समय वो कर्नल थे जिनका नाम था कर्नल हनूत सिंह राठौड़। और दूसरी तरफ इस फोटोग्राफ में आप यंग ऑफिसर को देख रहे हो जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का फोटोग्राफ है जो कि रेड सर्कल के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि सेकंड लेफ्टिनेंट ने अभी तक अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं किया था, वो यूनिट के साथ लड़ने के लिए जा नहीं सकते थे और ये सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था और इसीलिए उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हनूत सिंह राठौड़ से रिक्वेस्ट करी कि वो उनको अपने साथ बैटलफील्ड में ले जाएं। लेकिन ऐसा करने से लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह राठौड़ ने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं करी थी। और तभी इन द वर्ड्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह राठौड़, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के आंसू निकल आए और तब लेफ्टिनेंट जनरल जो उस समय कर्नल हनूत सिंह राठौड़ थे, उन्होंने इस यंग ऑफिसर को एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, 6 महीने का कोर्स अगर तुम कुछ ही दिन में पूरा कर लो, यानी कि 6 महीने में जितनी पढ़ाई तुम्हें करनी उस कोर्स को पूरा करने के लिए और जितने प्रैक्टिकल्स करने हैं वो सारा कुछ अगर तुम कुछ दिन में पूरा कर लो, जब तक यूनिट मोबिलाइज होना शुरू नहीं होती है उससे पहले अगर तुम पूरा कर लो तो मैं तुमको अपने साथ में इस बैटल में ले जाऊंगा। और अगर तुम इसको पूरा करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो या पूरा करने के बाद भी मैं खुद तुम्हें पर्सनली टेस्ट करूंगा और अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरे नहीं उतरते हो तो फिर तुम्हें किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अब एक बहुत ही नैरो अपॉर्चुनिटी थी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के लिए कि वो चंद दिनों के अंदर 6 महीने के कोर्स को पूरा करें, अपने कमांडिंग ऑफिसर को इम्प्रेस करें और उसके बाद शायद वो अपनी बटालियन के साथ में बैटलफील्ड में मूव कर सकते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अंदर इतना एंथुजियाज्म था इस युद्ध को लड़ने का, उनके लिए ये इनटॉलरेबल था कि उनकी यूनिट बैटलफील्ड के अंदर जा रही है और उन्हें पीछे हटना पड़े। इसीलिए अपने सीओ साहब के द्वारा दी गई एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत नैरो अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से कैपिटलाइज करते हुए उन्होंने कुछ ही दिनों में मन लगा के पढ़ाई करी और बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, दिन और रात जिसको कहते हैं हम कि एक कर देना, वो एक कर दिए और उस कोर्स को ना सिर्फ पूरा किया जो कि 6 महीने में पूरा होना था उसको कुछ दिनों में पूरा किया, बल्कि साथ ही साथ अपने सीओ साहब को भी पूरी तरह से इंप्रेस किया। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह राठौर अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए और अपने हाई स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते रहे इंडियन आर्मी में और उनको यानी कि उनके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना कोई आसान बात नहीं रही होगी। तो एक करिश्मा तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने लड़ाई से पहले ही करके दिखा दिया था और अब क्योंकि उन्होंने अपने सीओ साहब को इम्प्रेस कर लिया था तब वो लड़ाई में जाने के लिए काबिल हो चुके थे। उन्हें यूनिट के साथ जोड़ा गया और फिर उनकी यूनिट नॉर्थवर्ड्स मूव करती है और फिर उस बैटलफील्ड के अंदर प्रोसीड करती है जिसमें उनको लड़ाई करनी थी। अब जरा हम ये समझे कि आखिर बैटल हो कहां रहा था और ऑब्जेक्टिव क्या था। इस नक्शे में आपको एक तरफ जम्मू दिखाई दे रहा है नॉर्थ में और उसके ठीक साउथ में आपको अमृतसर दिखाई दे रहा है, जो कि आप भारत का नक्शा बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस इलाके का नक्शा है। लेकिन इसी नक्शे के अंदर एक बहुत बड़ा बल्ज दिखाई दे रहा है आपको। इस बल्ज को कहा जाता है शक्करगढ़ बल्ज, जो कि लिखा भी हुआ है वहां पे। ये एक ऐसा पाकिस्तानी एरिया है जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर बल्ज्ड है। नक्शा कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि ये काफी बड़ा एरिया इंडियन टेरिटरी के अंदर बल्ज होता आया था। अब 1965 की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने इस इलाके का फायदा उठाकर जम्मू के इलाके और छंब के इलाके में बड़ा जोरदार हमला किया था और एक हद तक कश्मीर को कुछ वक्त के लिए कट ऑफ कर दिया था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। और इसीलिए जब ये 1971 की लड़ाई शुरू हुई और वेस्टर्न फ्रंट पर भी युद्ध के बादल मंडराने लग गए तो ये क्लियर था कि पाकिस्तान एक बार फिर अटैक कर सकता है जम्मू की तरफ। एक बार अगर उसने जम्मू पे अटैक कर दिया तो वो कश्मीर को कट ऑफ कर सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया से कश्मीर को जोड़ने का रास्ता कुछ इस तरह से ही जाता था। सिमिलरली पाकिस्तान एक और अटैक अटेम्प्ट कर सकता था जो कि सीधे अमृतसर पे कर सकता था। अगर अमृतसर पे अटैक हो जाता तो अमृतसर से नेशनल हाईवे के ऊपर
पाकिस्तानी सेना आ जाती और एक बार नेशनल हाईवे पे पाकिस्तानी सेना, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, आ जाती, तो अमृतसर से दिल्ली शायद बहुत दूर नहीं रहता। इसीलिए ये दो ऐसे पॉइंट्स थे जो इस शकरगढ़ बल्ज से टारगेट किए जा सकते थे पाकिस्तान के द्वारा, और हमारे दो इंपॉर्टेंट ठिकानों को कब्जे में लेकर हमें दबाव में लाया जा सकता था। इसीलिए भारतीय सेना की प्लानिंग ये थी कि इससे पहले कि पाकिस्तान इस शकरगढ़ बल्ज से आगे बढ़कर भारत के किसी भी नाजुक नब्ज को दबाए, भारत ही आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस पूरे शकरगढ़ बल्ज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दे। और यहीं से वेस्टर्न सेक्टर की वो लड़ाई शुरू होती है जिसे हम बैटल ऑफ बसंतर के नाम से भी जानते हैं, शकरगढ़ बल्ज की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, बड़ा पिंड की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं और जरपाल की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। ये कई लड़ाइयाँ इस एक ही शकरगढ़ बल्ज के अंदर हुई थी और यही इसी धरती पर वो लड़ाई हुई थी जहाँ पे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपना एग्जेम्पलरी करेज और वैलर शोकेस किया था और सुप्रीम सैक्रिफाइस भी दिया था। अब जरा हम देखते हैं कि अब होता क्या है आगे। अब देखते ही देखते भारतीय सेना, मैं आपको वापस इसी नक्शे पे लेके आता हूं, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से हमला करके शकरगढ़ बल्ज के अंदर एंटर हो जाती। हालांकि वहां पे पाकिस्तान के ट्रूप्स भी मौजूद थे जो स्टिफ रेजिस्टेंस भी देते हैं, लेकिन भारतीय सेना, हालांकि भारतीय सेना के पास में जो टैंक्स थे वो इन्फीरियर थे, हालांकि भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री की तादाद थी, नंबर्स थे, वो भी पाकिस्तानियों के मुकाबले कम थे, लेकिन क्वालिटेटिवली इंडियन सोल्जर्स हम सभी जानते हैं और ऑफिसर्स खास तौर पे हमेशा पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहे। और यही वजह थी कि इनिशियल सेटबैक्स के बाद भी भारतीय सेना ने शकरगढ़ बल्ज के अंदर कई गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया और कई इंपॉर्टेंट मोर्चे बना लिए, ऐसे मोर्चे जिनको तोड़कर पाकिस्तानी सेना शकरगढ़ बल्ज में आगे नहीं बढ़ सकती थी और ना जम्मू और ना ही अमृतसर के ऊपर हमला कर सकती थी। लेकिन हमने कई गांवों को जीत तो लिया था, लेकिन उन कई गांवों को जीतने के बाद में हमें उन गांवों के ऊपर कंट्रोल भी स्टैब्लिश करके रखना था, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी और पाकिस्तान एक के बाद एक काउंटर अटैक करे जा रहा था इंपॉर्टेंट पोजीशंस को भारतीयों के कब्जे से छुड़वाने के लिए। ऐसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी जो यहां पे आप येलो कलर में देख रहे हो, येलो कलर का एक स्ट्राइप है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंडियन ब्रिज हेड। दरअसल ब्रिज हेड एक ऐसी जगह होती है, जब भी हम किसी नदी के ऊपर कब्जा करते हैं तो उस नदी के आसपास का एरिया सिक्योर कर लेते हैं और उस नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं जिससे कि वो पुल पूरी तरह से सुरक्षित रहे और हमारे ट्रूप्स, हमारे टैंक्स, हमारी इन्फेंट्री, हमारी आर्टिलरी, हमारे सिग्नल्स सब उस ब्रिज के ऊपर से उस नदी को ईजिली पार कर सकें और अपने मोबिलाइजेशन को दुश्मन की टेरिटरी में आगे बढ़ा सकें। इस तरह की जगह को ब्रिज हेड कहा जाता है। तो एक ब्रिज हेड बनाया गया था बसंतर नदी के ऊपर और ये ब्रिज हेड जरपाल नाम के विलेज पे बनाया गया था। ये जरपाल विलेज जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जरपाल विलेज था। इसी जरपाल विलेज के नजदीक एक ब्रिज हेड बनाया गया था। जरपाल विलेज एक ऐसी जगह थी जिसको भारतीय सेना ने एक कड़ी लड़ाई के बाद जीता था। इसी फोटोग्राफ के अंदर आप ऊपर कॉर्नर पे एक और फोटोग्राफ देख सकते हो जो है मेजर होशियार सिंह दहिया का, जो 3rd ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक कंपनी को लीड कर रहे थे और ये वही कंपनी थी इन्फेंट्री की जिसने बहुत मुश्किल लड़ाई लड़के पहले पाकिस्तानियों को जरपाल से खदेड़ा था और उसके बाद जरपाल के ऊपर पूरा कब्जा करके पाकिस्तान के लगातार 2 काउंटर अटैक्स को जरपाल के ऊपर फेल कर दिया था। जरपाल का महत्व यह था कि अगर जरपाल के ऊपर कब्जा हो जाता तो फिर आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल सकते थे पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए भारतीयों के लिए जरूरी था कि वो जरपाल के ऊपर अपना कब्जा बना के रखे। मेजर होशियार सिंह और उनकी एक कंपनी जो कि 3rd ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की थी, पूरी ताकत से उस मोर्चे के ऊपर डटी हुई थी। इन्फेंट्री के हमलों को तो उन्होंने सामना कर लिया और पाकिस्तान के इन्फेंट्री के हमलों को उन्होंने रिपेल भी कर दिया। लेकिन अब जरपाल को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी टैंक रेजिमेंट रवाना होती है। अब इन्फेंट्री के सैनिक पूरी जान भी लड़ा दें तो टैंकों से मुकाबला करना बिल्कुल आसान नहीं होता। और जब जरपाल के ऊपर टैंकों का हमला हो गया तो अब जरपाल को अगर बचा सकता था कोई तो वो भारत की कोई टैंक रेजिमेंट थी जो बचा सकती थी। और फिर
जब सवाल इस बात का आया कि जरपाल की एक डिसाइसिव लड़ाई लड़नी है तो 17 पूना हॉर्स फख्रे हिंद से ज़्यादा बेहतर कौन हो सकता था, और ये टास्क दिया गया कर्नल हनूत सिंह राठौड़ को। उनकी 17 पूना हॉर्स जो आगे बढ़ेगी और मेजर होशियार सिंह के द्वारा कब्जा किए हुए जरपाल की रक्षा करेगी पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट से। और यहीं पर वो बसंतर नदी की लड़ाई होती है, जहां पे मैं बता रहा था आपको कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। ये लड़ाई होती है जब पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते हैं, उनके मुकाबले में इंडियन टैंक्स कम होते हैं। बसंतर नदी के किनारों के कहीं नजदीक ये टैंक्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इन टैंक्स में भारतीय सेना के जो टैंक्स थे उनमें सबसे आगे से लीड कर रहे थे 3 टैंक्स, जिनमें से एक टैंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का था। उनके साथ 2 टैंक्स और थे जिनमें 2 ऑफिसर्स और थे जो लीड कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक टैंक जो उनके साथ था उसमें कुछ मैकेनिकल फेलियर आ गया, जिसकी वजह से वो ऑपरेट नहीं कर सकता था, फायर नहीं कर सकता था। उनके दाएं तरफ में जो टैंक चल रहा था वो हिट हो गया। हिट होने की वजह से वो टैंक भी ऑपरेशनल नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का ही टैंक बचा था जो फंक्शन कर सकता था, ऑपरेट कर सकता था और दुश्मन के ऊपर हिट कर सकता था। यही वो पॉइंट था जब उनके एक साथी सीनियर ऑफिसर ने उनसे कहा कि सेकंड लेफ्टिनेंट आप अपने टैंक को पीछे ले आइए, क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक पे भी एक हिट लग चुका था और उनके टैंक से भी फ्लेम्स निकल रही थी, आग लग चुकी थी टैंक के ऊपर। और तभी उनके सीनियर ऑफिसर ने जो कहा था वो भी सोच समझ के कहा था कि आप अपने टैंक को पीछे ले जाइए, हो सके तो इस आग को बुझा लीजिए, कुछ रिपेयर करना हो तो रिपेयर कर दीजिए और दोबारा आगे आइए और दोबारा आके फिर हम लड़ाई करेंगे। लेकिन लड़ाई में जाने से पहले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर हनूत सिंह राठौड़ ने कुछ कहा था, और वो ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी रिट्रीट नहीं करेगा। खास तौर पे आप लोग जो आगे की तरफ गए हो, आप अगर रिट्रीट कर गए किसी भी वजह से तो दुश्मन का मोराल बूस्ट हो सकता है, हमारे बाकी के ट्रूप्स का मोराल कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कहा था कि नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज डैश डैश। और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने सिंगल हैंडेडली ही टुक ओवर 10 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स विच वेर क्वालिटेटिवली सुपीरियर। एक एक करके अपनी पोजीशन को बदलते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 10 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को उड़ा दिया। हालांकि उन्होंने पहले 9 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को उड़ा दिया था। 10वें पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के ऊपर जब उन्होंने हिट किया तब तक उस पाकिस्तानी पैटर्न टैंक ने भी इनके टैंक को स्पॉट कर लिया था, टारगेट कर दिया था और उन्होंने भी फायर कर दिया। दोनों टैंक्स ने पैरेलली एक दूसरे को फायर किया, दोनों ही टैंक हिट हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक जो ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था, डैमेज्ड था, वो उस हिट को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो टैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो टैंक ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन इस टैंक ने डिस्ट्रॉय होने से पहले पाकिस्तान के उस हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। जस्ट इमेजिन 1 सेंचुरियन टैंक टेकिंग ओवर 10 पाकिस्तानी टैंक्स एंड डिस्ट्रॉइंग देम। और पाकिस्तानी टैंक भी डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी ऑपरेशनल नहीं रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इसी एक्ट ऑफ वैलर में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ये देख रहे हैं आप कि ये टैंक्स बहुत सारे रखे हुए हैं। दरअसल बसंतर नदी की लड़ाई में 51 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड और उसके मुकाबले में इंडिया के 4 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रिसीजन के साथ, किस एक्यूरेसी के साथ और किस स्किल, करेज और वैलर के साथ में इंडियन फोर्सेस के ऑफिसर्स और मेन ने लड़ाई लड़ी होगी। जहां 51 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, उसके मुकाबले में हमें सिर्फ 4 टैंकों का नुकसान हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जो टैंक हिट हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का, वो उनको मॉर्टली वुंडेड कर देता है। कुछ देर के लिए वो जीवित रहते हैं और उनका एक गनर भी जीवित रहता है। आखिरी वर्ड्स उनके अपने गनर को यही थे कि मैं अभी जीवित हूं और हो सके तो मुझे कुछ पानी पिला दो, क्योंकि वो सर्दी की सुबह थी, सुबह सुबह लड़ाई हुई थी और दिसंबर का महीना था। आप समझ सकते हैं पंजाब के इलाके में कितनी ठंड होती होगी। तो उनके जो गनर थे और ड्राइवर थे वो जीवित थे उस वक्त। उन्होंने तुरंत ये सोचा कि इतना ठंडा पानी इनको कैसे पिलाएंगे, हम इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग पानी गर्म करने गए तब तक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद
उससे पहले उन्होंने वो काम कर दिखाया था जिस काम के लिए उनको उनके कमांडिंग ऑफिसर ने आगे भेजा था। अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने दिया और इसीलिए भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम ये वीडियो आज क्यों बना रहे हैं? हम ये वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल यानी कि 14 अक्टूबर को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का बर्थडे एनिवर्सरी था। तो हमारे चैनल की तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से ऐसे ब्रेव हार्ट्स को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते ही रहते हैं और ये एक ऐसी ही श्रद्धांजलि है जो हम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो जाने के बाद एक और दिल को छू लेने वाली स्टोरी होती है। वो क्या होती है मैं अगले फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, अ डैशिंग handsome young officer who laid down his life in the duty, in the path of duty. Now this is the photograph which I was talking about. This is the father of second lieutenant Arun Khetrapal, जो ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं। And this is a photograph when he is standing with Brigadier Nasir of Pakistan. Now why he is standing with Brigadier Nasir of Pakistan? What actually happened was कि ये लड़ाई ख़त्म हो गई, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हो गए और ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, समय आगे बढ़ता रहा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की फैमिली ओरिजिनली उस इलाके से बिलोंग करती थी अनडिवाइडेड इंडिया में, वेस्टर्न पंजाब से, जो कि बाद में पार्टीशन के पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। उसी पाकिस्तान में एक शहर है सरगोधा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की फैमिली उस सरगोधा से ही बिलोंग करती थी। तो बहुत बुजुर्गियत हासिल हो जाने के बाद में ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल ने डिसाइड किया कि वो एक बार अपने होम टाउन को विजिट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के सरगोधा में। जब वो पाकिस्तान के सरगोधा में गए तो जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर अपने किसी विलेज को विजिट करने या किसी और पर्पस से पाकिस्तान जाता है, या सिमिलरली पाकिस्तान के कोई आर्म्ड फोर्सेस किसी पर्पस से इंडिया आते हैं, तो जनरली एक दूसरी की फोर्सेस उनको होस्ट करती है। तो जब ये खबर पहुंची पाकिस्तान में कि ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल आ रहे हैं सरगोधा अपने होम टाउन को विजिट करने के लिए, तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नासिर ने रिक्वेस्ट किया कि उनको मैं होस्ट करूंगा। ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल आए, उनको ब्रिगेडियर नासिर ने होस्ट किया, सरगोधा घुमाया, अपने घर पे भी रुकवाया। और जब वापस हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे ब्रिगेडियर साहब, तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नासिर ने उनको एक बात कही और उनसे कहा कि मेरे दिल के ऊपर एक बोझ है जो आज मैं आपसे कहकर हल्का कर देना चाहता हूं। ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल ने बोला कि ऐसी क्या बात है? तो फिर ब्रिगेडियर नासिर ने उनको बताया कि दरअसल 1971 में बसंतर नदी के किनारे हुई इस लड़ाई, जिसमें आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ था और उनको आपके देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था, वो लड़ाई में जो आखिरी टैंक जो आपके बेटे ने हिट किया था और वो टैंक जिसने आपके बेटे के टैंक को हिट किया था, जिसकी वजह से वो वीर गति को प्राप्त हुआ था, उस टैंक को मैं ही कमांड कर रहा था। यानी कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नासिर ही वो ऑफिसर थे जो उस टैंक को कमांड कर रहे थे जिन्होंने आखिरी हिट किया था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक पर। ब्रिगेडियर नासिर ने कहा कि युद्ध होता है तो हमको अपने दुश्मन से लड़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ब्रिगेडियर ML खत्री से कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ इस लड़ाई के बाद में ब्रिगेडियर नासिर जीवित रह गए थे। उनका टैंक हिट तो हो गया था, लेकिन क्योंकि पैटर्न टैंक का आर्मर बहुत मजबूत होता है तो वो मरे नहीं थे, उनकी मौत नहीं हुई थी, वो अपने टैंक से निकल गए थे और टैंक से निकलकर टैंक के नीचे ही छुपे रहे थे और अंधेरा होने के बाद टैंक से निकलकर पीछे की तरफ वापस अपने इलाके में गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस लड़ाई में बच गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका बेटा नहीं बच पाया उस लड़ाई में। और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ब्रिगेडियर नासिर को ये लग रही थी कि उस वक्त आपका बेटा और मैं एक दूसरे के आमने सामने थे और इसीलिए मेरी तरफ से ये ट्रिब्यूट है आपके बेटे के वैलर के लिए, उनके करेज के लिए कि उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई करी और अकेले दम पर 10 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे एडवांस को पूरी तरह से जीरो कर दिया। हम आगे ही नहीं बढ़ पाए सिर्फ आपके बेटे की वजह से और अकेले दम पे उन्होंने जो कारनामा किया उसकी वजह से। तो ब्रिगेडियर नासिर ने ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल को सैल्यूट किया और कहा कि आपने ऐसा वीर पुत्र पैदा किया, मैं आपको और आपके बेटे दोनों को सैल्यूट करता हूं। तो ये थी कहानी हमारे एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर की, जिनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र। जय हिंद।